पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर चीन विरोधी प्रदर्शन। अमेरिका ने अपना पहला लोकतंत्र शिखर सम्मेलन आयोजित किया। और क्या ये अमेरिका में चीनी कंपनियों के लिए खेल खत्म हो गया है? वह और इस सप्ताह के चीन समाचारों की सुर्खियों में। आपका स्वागत है। मैं क्रिस चैपल हूं। यह एपिसोड ब्लिंकिस्ट द्वारा प्रायोजित है। अगर आप मेरी तरह हैं, तो आपको दिलचस्प चीजों के बारे में जानना अच्छा लगता है, लेकिन साथ ही आपके पास अपने दिन में पर्याप्त समय नहीं है। खैर, ब्लिंकिस्ट के बारे में यह अच्छी बात है। यह आपको हजारों शीर्षकों तक पहुंच प्रदान करता है जो 15 मिनट की रीडिंग और ऑडियो बुक में संग्रहित होते हैं। यह अधिक जानकार तेजी से प्राप्त करने का एक आसान तरीका है। मैं आपको अंत में और बताऊंगा। और अब इस हफ्ते की चीन की खबरों की सुर्खियों में। आपने शायद नहीं सुना होगा, लेकिन पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए हैं और वे चीन से संबंधित हैं। वे ग्वादर में हो रहे हैं, जो यहाँ है। ये विरोध प्रदर्शन पिछले 1 महीने से चल रहा है। स्थानीय लोग सरकार के कई अधूरे वादों और अनुचित प्रतिबंधों से परेशान हैं, और उनमें से बहुत से क्षेत्र में चीनी निवेश से संबंधित हैं। ग्वादर चीन के बिल्ड एंड रोड इनिशिएटिव का अहम हिस्सा है। यह चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे या सीपीसी का हिस्सा है। उद्देश्य चीन को हिंद महासागर तक पहुंच प्रदान करना है, और उन्होंने ग्वादर बंदरगाह बनाया है। लेकिन यह निश्चित रूप से पाकिस्तानी से ज्यादा चीनी महसूस करता है, और कई वर्षों के बाद भी बंदरगाह पर नौवहन और औद्योगिक गतिविधि नगण्य है, और ग्वादर के अधिकांश निवासियों के लिए स्थितियां परिवर्तित या बदतर हैं। इसलिए चीन के अपने बंदरगाह का निर्माण करने से स्थानीय लोगों के लिए चीजें बेहतर नहीं हुई है। साथ ही उन सभी चीनी कामगारों और क्षेत्र में पैसा होने से अन्य समस्याएं पैदा हो गई हैं। उदाहरण के लिए, चीन के मछली पकड़ने वाले ट्रॉलर बेड़े ने समुद्र को तबाह कर दिया है और स्थानीय मछुआरों को बाहर कर दिया है। और सीपीसी से वादा किए गए कई लाभों को पूरा नहीं किया गया है। व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र, चिकित्सा अस्पताल और विलवणीकरण संयंत्र सहित प्रमुख परियोजनाओं में या तो देरी हुई है, उन्हें छोटा किया गया है, या गिरा दिया गया है। अंततः विरोध सिर्फ चीन के खिलाफ नहीं है। वे लंबे समय तक चलने वाले स्वतंत्रता आंदोलन सहित क्षेत्र में अन्य तनावों से भी बंधे हैं। विरोध का नेतृत्व एक उदारवादी इस्लामी राजनेता ने किया है, और इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। यह अभूतपूर्व है। ऐसे में अब पाकिस्तानी सरकार को बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों से जूझना पड़ रहा है, और उसके ऊपर उन्हें चीन के साथ समस्या हो रही है। शुरू में पाकिस्तान सरकार को लगा कि ग्वादर चीन के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ एक आधिकारिक सीपीसी रोडवे और ऊर्जा पाइपलाइन नक्शा दिखाया गया है कि ग्वादर चीन के जिनजियांग स्वायत्त क्षेत्र से कैसे जुड़ जाएगा। लेकिन जैसा कि 2020 के यूएस नेवल वॉर कॉलेज के अध्ययन में कहा गया है, चीनी विश्लेषकों ने इसे व्यवहार्य नहीं माना है। यह पूरी दुनिया में एक पैटर्न बन गया है। चीन निवेश और बुनियादी ढांचे के बड़े वादों के साथ आता है जो पूरी नहीं होती है। स्थानीय लोग पंगा लेते हैं और विरोध शुरू हो जाता है। दुर्भाग्य से इनमें से बहुत से सत्तावादी देश हैं जहां स्थानीय विरोधों को सरकार द्वारा अच्छी तरह से पूरा नहीं किया जाता है, या जहां कोई पश्चिमी देश निवेश करने को तैयार नहीं है। वापसी पर स्वागत है। अमेरिका ने अपना पहला लोकतंत्र शिखर सम्मेलन आयोजित किया। आपको याद होगा कि चीन इस बात से काफी खफा था कि राष्ट्रपति बाइडेन ने ताइवान को आमंत्रित किया था, लेकिन चीन इससे बहुत खुश हुआ होगा। ताइवान के एक मंत्री ने ताइवान को चीन से अलग रंग में दिखाते हुए इस नक्शे का इस्तेमाल किया। फिर अगली बार जब उसने बात की तो उसका वीडियो काट दिया गया और इस दृश्य प्लेस होल्डर के साथ बदल दिया गया, जिसमें केवल मंत्री का नाम दिखाया गया था। अब निश्चित रूप से कोई नहीं जानता कि क्या हुआ था। रॉयटर्स का कहना है कि सूत्रों ने उन्हें बताया कि यह जानबूझकर किया गया था, लेकिन विदेश विभाग ने कहा कि यह एक तकनीकी त्रुटि थी। लेकिन उसके फीड को काटने के बाद स्क्रीन पर एक अस्वीकरण दिखाई दिया, जिसमें कहा गया था, इस पैनल पर व्यक्तियों द्वारा व्यक्त की गई कोई भी राय व्यक्ति की है और जरूरी नहीं कि संयुक्त राज्य सरकार के विचारों को प्रतिबिंबित करे। जो निश्चित रूप से ऐसा लगता है, तकनीकी त्रुटि नहीं। और जब यह लोकतंत्र शिखर सम्मेलन चल रहा था, चीन ने ताइवान के सहयोगियों को निशाना बनाया। निकारागुआ ने ताइवान से नाता तोड़ लिया और अब चीन को कूटनीतिक रूप से मान्यता देता है। अब केवल 13 राष्ट्र और वेटिकन ताइवान को एक संप्रभु देश के रूप में मान्यता देते हैं। अमेरिका शामिल नहीं है, लेकिन कम से कम लिथुआनिया ताइवान के लिए अपना समर्थन दोगुना कर रहा है। चीन द्वारा ताइवान के समर्थन के लिए देश को निशाना बनाना शुरू करने के बाद
उन्होंने चीन से अपने राजनयिकों को खींच लिया और अपनी सुरक्षा के लिए अपने दूतावास को बंद कर दिया। जैसा कि लिथुआनिया ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए खड़ा होना जारी रखा है, पार्टी लिथुआनिया को तोड़ने के लिए नए तरीके आजमा रही है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर लिथुआनिया के साथ संबंध तोड़ने या चीनी बाजार से बाहर होने का सामना करने के लिए दबाव डालना शामिल है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी यह माफिया की तरह है, लेकिन अधिक उबाऊ सूट के साथ। और जब अमेरिका एक लोकतंत्र शिखर सम्मेलन कर रहा था जहां चीन को आमंत्रित नहीं किया गया था, चीन की अपनी पार्टी थी। चीनी नेता शी जिनपिंग ने वर्चुअल समिट में रूसी नेता व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। प्रिय राष्ट्रपति शी जिनपिंग, प्रिय मित्र, मुझे आपको देखकर खुशी हुई। मैं आपका अभिवादन कर रहा हूँ। बेशक पुतिन शी को देखकर खुश है, वे सबसे अच्छे दोस्त है। तो शी ने सचमुच पुतिन को दोस्ती का स्वर्ण पदक दिया। कुछ शेली ने मुझे कभी नहीं दिया, मैं जोड़ सकता हूँ। और पुतिन ने शी को उनके जन्मदिन के लिए आइसक्रीम का एक पूरा मामला दिया। कुछ शेली ने मुझे कभी नहीं दिया। मुझे लगने लगा है कि हम सबसे अच्छे दोस्त नहीं हैं। शेली, जैसा कि न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है, राष्ट्रपति बिडेन के पास लोकतंत्रों का गठबंधन हो सकता है, लेकिन बुधवार को एक वीडियो शिखर सम्मेलन के रूप में रेखांकित किया गया। रूस और चीन अभी भी एक दूसरे के पास है। यह वास्तव में छू रहा है। एक शब्द जो मैं फिर कभी पुतिन और शी के साथ नहीं जोड़ना चाहता। शी जिनपिंग ने पुतिन से कहा, हम एक दूसरे के मूल हितों से संबंधित मुद्दों पर एक दूसरे का दृढ़ता से समर्थन करते हैं और प्रत्येक देश की गरिमा की रक्षा करते हैं। दूसरे शब्दों में, भले ही उनके पास औपचारिक गठबंधन नहीं है, चीन और रूस पश्चिम के खिलाफ मिलकर काम कर रहे हैं। प्रत्येक न्यायालय के लिए कयामत की एक सेना है और ब्रेक के बाद अमेरिका में चीनी कंपनियों के लिए यह खेल खत्म हो गया है। वापसी पर स्वागत है। इस हफ्ते कांग्रेस ने सर्वसम्मति से उइगर जबरन श्रम संरक्षण अधिनियम पारित किया। राष्ट्रपति बिडेन इस पर कानून में हस्ताक्षर करेंगे, जिससे अमेरिका उइगर दास श्रम द्वारा बनाए गए सामानों पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन जाएगा। बिल चीन के झिंजियांग क्षेत्र से संयुक्त राज्य अमेरिका में सभी आयातों पर प्रतिबंध लगाएगा, जब तक कि कंपनियां अमेरिकी सरकार को सब असशर्त और ठोस सबूत नहीं दिखा सकती। उनकी आपूर्ति श्रृंखलाओं ने चीनी शिविरों में गुलाम जातीय मुसलमानों के श्रम का उपयोग नहीं किया है। यह अच्छी खबर है और आने में काफी समय हो गया है। पिछले साल से इस बिल को पारित करने के लिए द्विदलीय प्रयास किया जा रहा है, लेकिन कई अमेरिकी कंपनियों को यह पसंद नहीं आया। नाइके और कोका कोला बिल के खिलाफ पैरवी करने वाली कंपनियों में शामिल थी। ट्रंप प्रशासन ने पहले शिनजियांग से कपास और टमाटर पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन यह प्रतिबंध लागू करने के लिए अमेरिकी सीमा शुल्क पर निर्भर था, जो कठिन हो सकता है, क्योंकि कपास और टमाटर को चीन से दूसरे देश में उत्पादों के लिए भेजा जा सकता है। अब इस नए कानून के साथ अमेरिकी कंपनियां यह गारंटी देने के लिए कानूनी रूप से जिम्मेदार हैं कि वे दास श्रम का उपयोग नहीं करती हैं, और उनमें से कुछ अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं को बहुत करीब से नहीं देखना चाहते हैं। चीनी कंपनियों की बात करें तो अमेरिका ब्लैक लिस्ट में है। इस हफ्ते अमेरिका ने दुनिया की सबसे बड़ी ड्रोन निर्माता DJI सहित 8 और चीनी कंपनियों को ब्लैक लिस्ट कर दिया। चीन के सैन्य औद्योगिक परिसर में शामिल कंपनियों के लिए ट्रेजरी विभाग के पास एक ब्लैकलिस्ट है। इन कंपनियों को शिनजियांग में मानवाधिकारों के हनन में शामिल होने के लिए जोड़ा जा रहा है। उनमें से बहुत से सर्विलांस या फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक करते हैं। DJI को इस साल की शुरुआत में पहले ही वाणिज्य विभाग की ब्लैकलिस्ट में डाल दिया गया था, जिसका अर्थ है कि अमेरिकी कंपनियां उन्हें पुर्जे नहीं बेच सकती हैं। अब अमेरिकी DJI या इन अन्य कंपनियों में निवेश नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि अमेरिकी क्या कर सकते हैं? अभी भी अपने इच्छित सभी DJI ड्रोन खरीद सकते हैं। इससे पहले सप्ताह में अमेरिका ने सिंसटाइम नामक एक चीनी AI कंपनी में निवेश पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। यह दुनिया के सबसे मूल्यवान AI स्टार्टअप और चेहरे की पहचान तकनीक के अग्रणी डेवलपर में से एक है। यह पता चला है, बहुत सारे निगम चीनी कंपनियों में निवेश करना पसंद करते हैं, भले ही वे मानवाधिकारों पर अत्याचार कर रहे हों। लेकिन एक वैश्विक संपत्ति प्रबंधक के अनुसार अमेरिका में चीनी कंपनियों के लिए यह खेल खत्म हो गया है। उन्होंने भविष्यवाणी की, वॉल स्ट्रीट पर सूचीबद्ध चीनी कंपनियों को अगले 3 वर्षों में US पूंजी बाजार से काट दिया जाएगा। यही कारण है कि इनमें से बहुत सी चीनी टेक कंपनियां पहले से ही हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज में भी दोहरी सूची बनाने लगी हैं। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी अमेरिकी वित्तीय प्रणाली पर अपनी निर्भरता से मुक्त होने की कोशिश कर रही है। अगर यह सफल होता है तो यह बुरी खबर है। इसका मतलब यह होगा कि अमेरिका अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी पर अपना आर्थिक लाभ खो देगा। हार्वर्ड के एक प्रोफेसर पर चीन के साथ अपने संबंधों को छिपाने के लिए मुकदमा चल रहा है। प्रोफेसर चार्ल्स लिबर हैं, जो हार्वर्ड के रसायन विज्ञान और रासायनिक जीव विज्ञान विभाग के पूर्व अध्यक्ष हैं।
उन्हें जनवरी में गिरफ्तार किया गया था आरोपों पर कि उन्होंने चीन की 1000 प्रतिभा योजना में अपनी भागीदारी को छुपाया। एक कार्यक्रम जिसे चीन में विदेशी प्रौद्योगिकी और बौद्धिक संपदा के ज्ञान वाले लोगों की भर्ती के लिए डिजाइन किया गया था। और हांगकांग में मीडिया टाइकून जिमी लाई और 7 अन्य को 1989 के तियानमेन स्क्वायर नरसंहार की याद में जेल भेजा गया है। आप देखिए, हांगकांग ने हमेशा तियानमेन स्क्वायर नरसंहार का स्मरण किया, कुछ ऐसा जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से नफरत करता था। लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को पारित करने के बाद, जिसने पार्टी को हांगकांग पर एक मजबूत पकड़ दी, उन्होंने 2020 में शुरू होने वाले बड़े पैमाने पर आउटडोर स्मारक पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया। आप जानते हैं, कोविड के प्रसार के बारे में चिंताओं पर सही उन लोगों के लिए वाक्य जिन्होंने कथित तौर पर इसे लगभग 4 महीने से लेकर 1 वर्ष तक के लिए उकसाया था। जिमी लाई को 13 महीने मिले। बेशक जिमी लाई पहले से ही जेल में है। वह पिछले दिसंबर से वहां है, जब उस पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत अपराधों का आरोप लगाया गया था और मुकदमे की प्रतीक्षा करते हुए जमानत से इनकार कर दिया गया था। वह 2019 में अनधिकृत असेंबली पर 2 अन्य वाक्यों की भी सेवा कर रहा है। स्पष्ट रूप से चीनी शासन जिमी लाई को हमेशा के लिए जेल में रखना चाहता है। वह केवल एक ही काम कर सकता है, रीटा हेवर्थ का पोस्टर लगाएं और अपना रास्ता खोदना शुरू करें। ब्रेकआउट की बात करें तो देश की शून्य कोविड नीति के बावजूद ओमाइक्रोन कोविड संस्करण चीन में आ गया है। यदि केवल कोविड को जातीय अल्पसंख्यकों की तरह बंद करना आसान होता, और बंद जातीय अल्पसंख्यकों की बात करते हुए इस सप्ताह तिब्बती कार्यकर्ताओं के एक समूह ने स्विट्जरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति मुख्यालय में धरना देकर बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक का विरोध किया, जिसमें खुद को ओलंपिक रिंग में बांधकर और नरसंहार के खेल के बहिष्कार का आग्रह। लेकिन आईओसी अभी भी रेत में अपना सिर मजबूती से रखता है, क्योंकि कनाडा के आईओसी सदस्य डिक पाउंड ने चीन को ओलंपिक पुरस्कार देने के आईओसी के फैसले का बचाव करना जारी रखा है। पाउंड ने यह भी कहा कि ओलंपिक एथलीट बीजिंग में अपनी राय व्यक्त करने के लिए पूरी तरह से सुरक्षित और स्वतंत्र होंगे, एक चेतावनी के साथ उन्हें चीनी कानून का पालन करना चाहिए। इससे चीजें मुश्किल हो जाती हैं, क्योंकि चीनी कानून कहता है कि आप सुरक्षित नहीं हैं और अपनी राय व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं। और जब उनसे एक साक्षात्कार के दौरान पूछा गया कि उइगुर नरसंहार लाने वाले ओलंपिक एथलीट का क्या होगा, तो डिक पाउंड का यह कहना था, मैं इस बारे में पर्याप्त तथ्य नहीं जानता। मैं उन्हें सुनता हूं, उन्हें मीडिया में देखता हूं। लेकिन आप अपने खुद के मीडिया के बारे में इतना जानते हैं कि कभी कभी जो तथ्य के रूप में दावा किया जाता है वह जरूरी नहीं है। हाँ, डिक पाउंड ने मूल रूप से उइगर नरसंहार को फर्जी खबर कहा था। उन्होंने जो कुछ हो रहा था उसकी एक स्वतंत्र समीक्षा का सुझाव भी दिया, और शायद इस पर चीन विचार करेगा। हो सकता है कि वह अगली बार बीजिंग में चीनी अधिकारियों को यह सुझाव दे। मुझे यकीन है कि वह अपनी राय व्यक्त करने के लिए सुरक्षित और स्वतंत्र महसूस करेंगे। वहीं दक्षिण कोरिया ने बीजिंग ओलंपिक का बहिष्कार नहीं करने का फैसला किया है। अमेरिका ने इस महीने की शुरुआत में घोषणा की थी कि वह आगामी बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक का राजनयिक बहिष्कार करेगा, जिसका अर्थ है कि अमेरिका किसी भी राजनयिक या अधिकारियों को नहीं भेजेगा। और जल्दी ही अन्य देशों का एक समूह इसमें शामिल हो गया, हालांकि दक्षिण कोरिया नहीं। बेशक, जैसा कि मैंने बात की है, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के करीब और करीब आ रहे हैं। ऐसे भी आरोप थे कि चीन ने मून की पार्टी के पक्ष में हालिया चुनाव में धांधली करने में मदद की। इसलिए मैं यह नहीं कह सकता कि ओलंपिक का बहिष्कार नहीं करने के मून के फैसले से मैं पूरी तरह से हैरान हूं। अच्छी खबर यह है कि पश्चिमी देशों के एक समूह के राजनयिकों के बिना मून जे इनको निश्चित रूप से बड़ी सीटें मिलेंगी। और यह एपिसोड ब्लिंकिस्ट द्वारा प्रायोजित है। यदि आप उस तरह के व्यक्ति हैं जो खुद को सीखना और सुधारना चाहते हैं, तो आप ब्लिंकिस्ट से प्यार करने जा रहे हैं। इसे दर्जनों श्रेणियों में हजारों पुस्तकें मिली हैं, पैसा, इतिहास, राजनीति और चीन पर ढेर सारी उपाधियां। और ब्लिंकिस्ट वास्तव में उन चीजों के आधार पर शीर्षकों की अनुशंसा करता है जिनमें आप रुचि रखते हैं। दूसरे दिन की तरह ब्लिंकिस्ट ने मुझे इस पुस्तक की सिफारिश की, इवान ओस्नोस द्वारा आयु की महत्वाकांक्षा। यह इस बारे में है कि चीन के अत्यधिक तेज आर्थिक विकास और छिपी हुई लागत के पीछे क्या है। साथ ही क्या आप जानते हैं कि चीनी अधिकारी अपनी रिश्वत देने के लिए उपहार की दुकानों का इस्तेमाल करते हैं। ब्लिंकिस्ट ने 400 पृष्ठ की इस पुस्तक को 19 मिनट के त्वरित पठन में संग्रहित किया। ब्लिंकिस्ट इस तरह के हजारों शीर्षकों को लघु पठन और ऑडियो बुक में संग्रहित करता है। मैं उन्हें पढ़ सकता हूँ या उन्हें पॉडकास्ट शैली में सुन सकता हूँ। जब मैं गाड़ी चला रहा हूँ या मेट्रो ले रहा हूँ या कपड़े धोने का काम कर रहा हूँ, तो मुझे सामान सुनना पसंद है, और ब्लिंकिस्ट उसके लिए एकदम सही है। मैं उनकी ऑडियो बुक को ऑफलाइन भी एक्सेस कर सकता हूँ। ब्लिंकिस्ट के पहले से ही 14 मिलियन सक्रिय उपयोगकर्ता है, और वे चीन के बिना सेंसर वाले प्रशंसकों के लिए एक विशेष सौदे की पेशकश कर रहे हैं।
Blinkist.com चाइना अनसेंसर्ड पर जाने वाले पहले 100 लोगों को इसे आजमाने के लिए 1 सप्ताह के लिए असीमित एक्सेस मिलने वाला है। यदि आप पूर्ण सदस्यता चाहते हैं तो आपको 25% की छूट भी मिलेगी। तो ब्लिंकिस्ट देखें, लिंक नीचे है। यह 7 दिवसीय परीक्षण के साथ शुरू होता है जो पूरी तरह से निःशुल्क है।